तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तायो मिसॉन को अपनी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय आने के लिए कहता है। ये सुनकर तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है और मान जाती है। फिर अगले दिन वो ऑफिस जाता है तो थोड़ी देर बाद मिसॉन भी वहाँ पहुँच जाती है। तब वो अपने लिए भी कॉफी बनाता है और उसके लिए भी, और फिर उसे एक गिफ्ट देता है। उसने अपने नए बिजनेस कार्ड में मिसॉन को सीनियर स्टाफ की पोजीशन दी थी। ये देखकर तो वो बहुत खुश होती है। फिर वो अपना काम देखने लगते हैं कि अब उन्हें आगे क्या क्या करना है। जबकि वहाँ पर हम दूसरी तरफ यूंजुन को देखते हैं। तायो के फैब्रिक को उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ था। वो तो उसे चाइना को बेचने की सोच रहा था। तब वो अपने मैनेजर से कहता है तायो का मजाक बनाते हुए कि कुछ कपड़ा हम उसके लिए भी छोड़ देंगे क्योंकि उसकी पैंट अब गीली हो गई होगी ना। और फिर जोर जोर से हंसने लग जाता है। जबकि तायो तो उसके डैड मिस्टर बेक से मिलने की कोशिश कर रहा था। उसे रात हो गई थी। फिर जब मिस्टर बेक अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहे थे तो वो उनकी गाड़ी रोक देता है और उन्हें भी उस लेटर के बारे में बताता है कि इटली की कंपनी अपना फैब्रिक वापस लेने के लिए राजी हो गई है। तो कहता है कि वो लोग सामान वापस ले रहे हैं तो प्लीज आप उन्हें दे दीजिए। पर वो कहता है कि अगर मैं मना कर दूं तो तायो कहता है कि ये तो आपकी मर्जी है, आप उन्हें वापस भेज दो या फिर ज्यादा रेट पर इसे बेच दो। फिर वो जाने लगता है तो मिस्टर बेक उसे कहते हैं कि क्यों ना तुम अपनी कंपनी मेरे हाथों में दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले अच्छे खासे पैसे दूंगा। वो कहता है कि आपने तो कहा था कि वो कंपनी बेकार है लेकिन आप उसे खरीदना चाहते हो। ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है, इसका मतलब हमारी कंपनी में कुछ तो जरूर इम्पोर्टेंट है। तब वो कहता है कि एक बिजनेसमैन के लिए पैसे से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। फिर उसे बिजनेस को लेकर नसीहत देने लगता है और कहता है कि तुम हारोगे और हारते ही रहोगे। तो वो कहता है कि अच्छा होता है कि आप अपने बेटे को ये सब सिखाते, क्योंकि अभी तो मैं अपने डैड की तरह उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मैं गिरूंगा हारता रहूंगा, लेकिन एक दिन जीत जाऊंगा और आपसे आगे बनकर दिखाऊंगा। फिर वो वापस से अपने ऑफिस आता है। तभी उसे ड्राइवर अंकल का कॉल आता है। वो उसे मिलने बुलाते हैं। उसे बताते हैं कि जिस दिन पार्किंग एरिया में उनका सामान लोड हो रहा था उस दिन वहाँ सामान रखने की जगह कम पड़ गई थी, इसलिए उन्होंने फैब्रिक का एक यूनिट अपने ही ट्रक में रखा हुआ था और अभी वो उसे ही लेकर आए थे। मतलब कि तायो के पास अभी भी अपना फैब्रिक बचा हुआ था। वो कितने दिन से उसे कॉल कर रहे थे पर वो उठा ही नहीं रहा था। तब उसे याद आता है कि वो लोग क्लाइंट समझकर फोन ही नहीं उठा रहे थे और शायद तभी उन्होंने कॉल किया होगा। और इन अंकल को भी पता चल गया था कि तायो के साथ धोखा हुआ है, पर तायो इस बात से खुश था कि उसके पास अभी भी कुछ बचा हुआ है। उसने सब कुछ पूरी तरह से नहीं खोया है, तो अब वो इन्हें बेच सकता है। अगले दिन हम माजिन को देखते हैं। वो मिस्टर बेक के मैनेजर से मिलने चाहता है। वो उन फैब्रिक का शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया था। कहता है कि मैं ऑफिस से चुपचाप इसे लेकर आया हूँ और तायो को ये पता भी नहीं चलेगा। फिर वो उसमें अपने ऑफिस की स्टैम्प भी लगा देता है कि मतलब अब मिस्टर बेक की कंपनी टाइफून कंपनी की सक्सेसर बन गई है। तब मैनेजर उसे इसके बदले पैसे भी देता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में सामान पूरा था, उसमें कहीं ये शो नहीं हो रहा था कि इसमें कोई कमी है। इसके बाद वो उन फैब्रिक को ट्रक में लोड करवा कर इटली के लिए भेज देते हैं। तब हम वहाँ पर तायो को भी देखते हैं जो कि चोरी छुपे वहाँ पर आ रखा था और असल में ये सब इसकी प्लानिंग ही थी। फिर यहाँ पर हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग रिफंड पॉलिसी देख रहे थे। उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर क्वांटिटी और क्वालिटी में जरा सा भी फर्क आया तो सामान रिटर्न नहीं होगा। लेकिन तायो के पास तो फैब्रिक बचा हुआ था। ऐसे में अगर उस मैनेजर को पता चल गया कि उनके पास फुल क्वांटिटी नहीं है तो वो उसे वापस नहीं करेगा। इसलिए उन्हें उन लोगों को ये जताना होगा कि क्वांटिटी फुल है, सामान पूरा है। पर ऐसा उनके लिए कौन कर सकता है। बस वो इसी बारे में सोच रहे थे कि तभी वहां पर माजिद पहुंच जाता है। वो तो तायो पर गुस्सा करने आया था कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, क्योंकि तायो ने उसे वो पासबुक भेजी थी जो कि उसके डैड ने उनके लिए बनाई थी। तो वो कहता है कि तुमने मुझे क्यों भेजा, क्या तुम मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाना चाहते थे। मैं उन पैसों को नहीं रख सकता। लेकिन उसे देखकर तो वो खुश होते हैं कि अब यही हमारा काम करेगा। तो बस उन्होंने उसे बताया और उससे ही जाकर मैनेजर को अपने जाल में फंसा लिया। उस क्वांटिटी की लिस्ट में पूरा सामान दिखाया, उसे शक तक नहीं हुआ। उनका काम करने के बाद माजिन वो पैसे जो मैनेजर ने उसे दिए थे वो उन्हें वापस कर देता है कि मैं ये पैसे नहीं रख सकता क्योंकि ये फ्रॉड के पैसे हैं। पर तायो उसे वो पासबुक देता है कि मेरे डैड ने तुम्हारे लिए ही रखी थी, इसलिए तुम्हें लेना पड़ेगा। लेकिन वो उसे भी लौटा देता है। इसके बाद हम मिस्टर बेक को देखते हैं। उनका मैनेजर उन्हें बताता है कि सामान तो इटली पहुंच गया लेकिन हमें रिफंड नहीं मिला क्योंकि क्वांटिटी कम थी और अगर हमने उन्हें बचा हुआ फैब्रिक नहीं भेजा तो वो सारा सामान वापस कर देंगे। हमें इस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग शिपिंग फीस, लॉजिस्टिक फीस सब भरनी पड़ेगी और जल्दी से जल्दी एक नए क्लाइंट को ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर तो मिस्टर बेक को बहुत गुस्सा आता है। वो उसका सिर एक पॉट में फोड़ देते हैं और कहते हैं कि एक अच्छा आइडिया ढूंढ कर लाओ, क्योंकि अब वो लोग बुरे फंस गए थे। तभी उन्हें पता चलता है कि तायो उनसे मिलने आया है। फिर वो बाहर जाते हैं तो वो और मिसॉन आए हुए थे। तायो कहता है कि अगर आपको हेल्प चाहिए थी तो बोलना चाहिए था ना, हम लोग कोई अजनबी थोड़ी है, मैं तो आपके बेटे को कितने अच्छे से जानता हूँ। और वो अपने साथ में वही बचा हुआ फैब्रिक लेकर आया था, साथ में वो सेल्स एग्रीमेंट भी लाए थे। तो तायो कहता है कि फैब्रिक की कॉस्ट लगाकर अब हमें इसका 33 मिलियन वॉन चाहिए। ये सुनकर तो मिस्टर बिग चौंक जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट था। फिर हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे खरीदूंगा। तो मिसॉन कहती है कि अगर आपको रिफंड चाहिए हो तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर लॉजिस्टिक फीस भरते रहो। मतलब कि जिसमें कि कॉस्ट लेकर कंज्यूमर तक सब कुछ होता है, इसमें वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन सबका खर्चा होता है, तो ये सब तो उन्हें भरना ही पड़ेगा। और ये भरने के लिए उन्हें रिफंड चाहिए होगा और रिफंड के लिए उन्हें ये फैब्रिक लेना ही पड़ेगा। तो ये सुनकर मिस्टर बेक अपने मैनेजर को बुला देता है। इससे तो तायो हंसने लग जाता है क्योंकि उसे इस समय मजा आ रहा था। फिर मिसॉन से कहता है कि सच में ट्रेडर में बहुत मजा है।
अगले दिन वो मिस्टर चोई से मिलने जाता है, वहीं जो कि उनके ऑफिस के लीज कॉन्ट्रैक्ट ले गए थे। वो उन्हें फ्लावर देता है और कुछ पैसे भी देता है, और उन्हें जो भी उसकी वजह से परेशानी हुई उसके लिए सॉरी बोलता है। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे डैड को देखता तो शायद उस दिन ये सब नहीं कर पाता, लेकिन मैं कंपनी का सीईओ हूँ, मुझे अपने स्टाफ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इसलिए मैंने वो सब उस दिन तमाशा किया। फिर नेक्स्ट तायो और मिसॉन ऑफिस में काम कर रहे थे, तब वो मिसॉन से पूछता है कि उनके पास अब कितना पैसा बचा है। वो बताती है कि अब ज़्यादा नहीं है, बस अगले महीने तक ही हमारा खर्चा चल पाएगा, क्योंकि उन्हें रेंट भी देना है। तायो न्यू ईयर के लिए मिस्टर चोई के लिए कार्ड बना रहा था, तब मिसॉन कहती है कि कल मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगी तो इसे पोस्ट कर दूंगी। फिर वो एक हॉन्शिन कंपनी के बारे में बताता है कि मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ, वहाँ पर डॉलर एक्सचेंज होते हैं और सामान एक्सपोर्ट करने का अड्डा है जो कि पुसान में है। बस फिर अगले दिन वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी उसी हॉन्शिन कंपनी की ओनर चारेन उसे लेने आती है। वो उसके डैड को बहुत अच्छे से जानती थी। वो तायो की तारीफ करती है कि तुम तो बहुत ही हैंडसम हो। कहती है कि मैं तो हमेशा से यहाँ पर लोगों को आने के लिए कहती थी, लेकिन तुम पहले जो सच में यहाँ पर आए हो। फिर वो उसे अपने ऑफिस लेकर आती है। उसकी एक फॉरेक्स कंपनी थी जो कि अलग अलग कंट्रीज की मनी एक्सचेंज करती थी। तब वो तायो से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, यहाँ पर हर तरह की करेंसी मिल जाएगी, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। पर फिलहाल चारेन को मनी एक्सचेंज करने के लिए कहीं जाना था, तो उससे कहती है कि तुम सोचो तुम्हें क्या करना है, मैं आती हूँ। फिर जब वो जाने लगती है तो मिसॉन उससे कहती है कि क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ, तो वो उसे अपने साथ लेकर चली आती है। जबकि तायो वहाँ पर मार्केट घूम रहा था और वहाँ पर चारेन जब हिसाब कर रही थी तो मिसॉन कैलकुलेटर से पहले ही आंसर दे रही थी। इससे तो वो काफ़ी इंप्रेस होती है कि तुम तो कमाल की हो। और वहाँ दूसरी तरफ तायो को घूमते हुए जूते की एक छोटी सी दुकान मिलती है। वहाँ पर वो उस दुकान के सीईओ पार्क से मिलता है। उसे देखकर वो पूछता है कि क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। फिर उसे जूते की क्वालिटी दिखाता है। जो स्टील के पैन होते हैं वो तो आराम से लोहे की रोड से टूट जाते हैं, लेकिन उसका जूता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसमें खरोच तक नहीं आती। इससे तो वो बहुत इंप्रेस होता है कि आखिर इन्हें कैसे बनाया गया है। और वो आदमी इतने में नहीं रुकता, वो तो उन जूतों को जलाकर भी दिखाता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एकदम सेफ जूते थे। तायो उसमें इंटरेस्टेड लग रहा था, इसलिए वो उसे अपनी फैक्ट्री लेकर जाता है। उसे अपना काम दिखाता है कि उसके जूते कैसे बनते हैं। उसे पैसे से मतलब नहीं था, उसे बस अपने काम से मतलब था। वो अपने काम के लिए बहुत ही एम्बिशियस था। तो बस तायो के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। अब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मिसॉन के पास जाता है, लेकिन वो मना करने लगती है, पर वो सुन ही नहीं रहा था। तो वो बहुत जोर से चिल्लाती है, गुस्सा करती है कि इसे अभी के अभी कैंसिल करो। और दूसरी तरफ नामो और उसकी मॉम को देखते हैं। उनका रेस्टोरेंट स्टार्ट हो चुका था और कस्टमर भी आ रहे थे। तब नामो को पता चलता है कि वो सिंगिंग ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हो पाया, और वहाँ पर वो सब लोग खाने के लिए आए हुए थे। तब तायो उन्हें भी जूते के बारे में बताता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है कि ये बहुत ही स्ट्रांग है। उन्हें डेमो करके भी दिखाता है। उस जूते से तो वो बॉटल भी टूट जाती है कि देखो ये कितना पक्का है और हमें सस्ते में मिल जाएगा, इससे हमें बहुत फायदा होगा। पर मिसॉन तो उसे डांट रही थी कि तुम्हें इस तरह से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वो वैसे ही परेशान है, उनके पास पैसे भी नहीं है। फिर वो खाने पीने की बातें करने लग जाते हैं। तब चारन मिसॉन से कहते हैं कि तुम्हें वो लड़का याद है जिससे हम मिले थे, वो कह रहे थे कि तुम बहुत ही प्रिटी हो, उसकी नजर तो तुमसे हट ही नहीं रही थी। फिर वो उसे कॉल करने लगती है, लेकिन ये देखकर तो तायो फोन ही छीन लेता है और उनके हिस्से की ड्रिंक भी पी लेता है कि तुम लोग यहाँ पर ड्रिंक करने आए हो। और फिर उन लोगों के लिए कहता है कि उनमें ऐसा क्या खास है और ये प्रिटी कहाँ से लगती है। शायद उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो मिसॉन की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन चारन तो उस पार्क के बारे में सोचने लग जाती है कि यहाँ पर मैं हर किसी को जानती हूँ, लेकिन इस आदमी का नाम मैंने कभी सुना ही नहीं है। तभी वो देखते हैं कि तायो तो उस 3 ग्लास में ही टल्ली हो गया था। फिर बाद में वो और मिसॉन बीच पर बैठे हुए थे। तायो नशे में तो था ही, एक लकड़ी से रेत पर कुछ लिखता है और मिसॉन को देखने के लिए कहता है। उसने लिखा था कि मैं तुम्हें कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। ये देखकर तो वो हंसने लग जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो उस पर गुस्सा कर रही थी। वो बार बार यही कह रहा था कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। फिर अपनी विश के बारे में कहता है कि मैं तुम्हें अपनी विश बताता हूँ, लेकिन पेपर तो था नहीं, तो उसका हाथ देने को बोलता है और उसमें अपनी विश लिखकर उसे सेव कर लेता है। कहता है कि मैं एक दिन इसे यूज करूंगा। इससे तो वो हंसने लग जाती है, उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। तो उठकर कहती है कि अब हमें थोड़ा वॉक करना चाहिए। तब वो उसे अपना हाथ देने के लिए कहता है कि मुझे भी उठाओ। फिर दोनों वॉक करने लगते हैं। फिर चलते चलते मिसॉन उससे पूछती है कि तुम कॉन्फिडेंट तो हो ना कि तुम हमारे बिजनेस के लिए एकदम सही सीईओ हो। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि सीईओ का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं अपनी कंपनी के लिए सब कुछ करूंगा। और उसके लिए कहता है कि तुम मेरे लिए कॉस्मोस हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो वो नोटिस करते हैं कि उनके जूते तक पानी आ गया था, इसलिए एक दूसरे को छेड़ने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि वो लोग वापस आ गए थे और क्रिसमस का दिन था। तो तायो केक और एक गिफ्ट खरीदता है। वो कभी चर्च नहीं जाता था, लेकिन क्रिसमस में उसे बहुत ही अच्छा फील होता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके साथ कोई चमत्कार होगा। फिर जब वो घर जाता है तो पता चलता है कि उनके अपार्टमेंट की नीलामी कर दी गई है, इसलिए अब उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। तो उन्हें जो चाहिए वो लेकर जा सकते हैं। इसके लिए उनके पास बस 30 मिनट का टाइम है, मतलब कि 30 मिनट के बाद उन्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वहाँ से अपनी मनमर्जी से सामान वगैरह उठाने लग जाते हैं कि जिसके हाथ में जो भी आ रहा हो। फिर वो और उसकी मॉम भी अपना सामान लेकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तब उसकी मॉम को कुछ ध्यान आता है और वो फटाफट से वापस अंदर जाती है। उसके डैड का दिया हुआ एक गिफ्ट जैकेट लेकर आती है कि वो उन्होंने बहुत प्यार से दिया था। ऐसे में तायो अपनी मॉम की हालत देखता है। ठंडा हो रहा था, बर्फ पड़ रही थी, लेकिन उनके पैरों में स्लीपर थी। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। वो अपने जानने वालों से बात भी करते हैं, पर कोई भी उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता था। तो अब उनके पास जाने के लिए कोई जगह बची नहीं थी।
ऐसे में तायो उनसे कहता है कि चलो आज डैड के पास चलते हैं। ये सुनकर तो उसकी मॉम उसे मारने लग जाती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे टाइम पर हमें स्ट्रांग बनना है, तुम ये क्या कह रहे हो। अब वो सोच रही थी कि ये मरने के लिए कह रहा है, लेकिन वो तो ऑफिस की बात कर रहा था, उन्हें ऑफिस लेकर जाता है, उनके लिए नूडल्स बनाते हैं, दोनों बातें करते हैं, फिर सोने के लिए कैबिन में जाते हैं। वो जो गिफ्ट खरीद कर लाया था उसे अपनी मॉम को दिखाता है, कहता है कि जब मैं बाहर लोगों को सड़कों पर काम करते हुए देखता था और मजदूरों को देखता था, मुझे उनके लिए बुरा लगता था। मुझे लगता था कि मैं बहुत ही ज्यादा दयालु हूँ, दिल का अच्छा हूँ, लेकिन अब पता चला कि वो पैसा कमाने के लिए अपनी पूरी मेहनत से काम करते हैं। इतने में उसकी मॉम भी सो गई थी। तब उसे अपनी मॉम को देखकर, अपने इस हालातों को देखकर बहुत बुरा लग रहा था और रोना आ रहा था, लेकिन वो खुद को संभालता है और सो जाता है। फिर मिस्टर बेग को देखते हैं, उनके आदमी तायो पर नजर रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि तायो अपने घर से चला गया है और उन्हें तो उसकी कंडीशन पर हंसी भी आ रही थी, जबकि तायो के दिमाग में अभी कुछ और चल रहा था। उन जूतों को लेकर वो कुछ बड़ा सोच रहा था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।